नमस्ते बच्चों। कल हमने संज्ञा टॉपिक में 2 पढ़ लिया था। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा सबसे मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात यहाँ पे मन के भाव से, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, क्रोध, भय, आश्चर्य, हर्ष, मानवता, ये सब क्या है? मन के भाव हैं। और इसके बाद फिर इन्होंने बताया कि अवस्था, जैसे यहाँ पे बुढ़ापा, बचपना, जवानी, ये सारी क्या है? ये हमारी अवस्थाएं हैं। इसके बाद फिर इन्होंने दे रखा है ऊंचाई, ये भी हमारी अवस्थाओं में ही आ जाएगा। और हरियाली, सुंदरता, ये सब क्या है? ये हमारे मन के भाव हैं। अर्थात हम अपने मन के भाव से ही देख पाते हैं कि यहाँ पे हरियाली है या फिर ये चीज़ें सुंदर हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें हमारी अवस्थाओं का बोध हो या फिर हमारे मन के भाव जहाँ पे प्रकट होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आती है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है इन्होंने, खेतों की हरियाली देखकर किसान प्रसन्न है। अर्थात यहाँ पे जो हरियाली है वो क्या है? उसके मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। दादाजी बुढ़ापे से परेशान है, तो बुढ़ापा क्या है? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। तो उपर्युक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द किसी न किसी भाव अथवा अवस्था आदि का बोध करा रहे हैं, अतः ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद इन्होंने बताया, जैसे अभी स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने इसको 5 माना है कि इसके 2 भेद और भी होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और बताते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वास्तव में ये दोनों ही एक प्रकार से जाति को ही प्रकट करते हैं। अर्थात इन संज्ञाओं से किसी न किसी जाति की ही जानकारी मिलती है, अतः जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में इन्हें स्वीकारा जाता है। अर्थात जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है उसी का उपभेद द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है। पहला इसमें देखना, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा सबसे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दाल, सोना, चांदी, घी, तेल, पीतल, तांबा, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन आदि। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो चीज़ें अर्थात किसी द्रव्य या फिर पदार्थ पदार्थ अर्थात जो चीज़ें निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें लकड़ी हो गया, ऊन हो गया, ईंट पत्थर, ये सारे भी इसी में आएंगे। और द्रव्य का मतलब जो चीज़ें तरल चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दाल दे रखा है, सोना, चांदी, घी, तेल, पीतल, तांबा, प्लास्टिक, ये जितने भी चीज़ें सब तरल होती हैं, क्योंकि अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये पिघल जाती हैं। जैसे सोना चांदी हुआ तो ये क्या होंगी? ये पिघल जाएंगे। लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होती हैं तो फिर ये क्या? पदार्थ के रूप में होती है। लेकिन अगर हम इनको पिघलाएंगे तो ये भी तरल अवस्था में आ जाती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं, चाहे वो द्रव्य हो या फिर पदार्थ के रूप में हो। तो दाल जो होता है वो क्या होता है? वो तरल होता है। और अगर वो जब मतलब जब हम उसमें पानी मिलाते हैं, लिक्विड कर देते हैं तो दाल हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी दाल को अगर हम दाल ना बना के वैसे रखें तो क्या होगा? वो पदार्थ के रूप में ही रहता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि कभी ये द्रव्य में भी परिवर्तित हो जाती हैं या फिर पदार्थ के रूप में भी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण दे रखा है इन्होंने कि महिलाओं को सोने के आभूषण पसंद है, तो उसमें जो सोना है वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद फिर यहाँ पे चीनी दे रखा है, चीनी पदार्थ के रूप में है, दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ये सारे ही द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा सबसे किसी समूह या फिर समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दरबार, सभा, सेना, दल, भीड़, कक्षा, परिवार, झुंड आदि। ये अर्थात ये संज्ञा ऐसी है जिससे जहाँ पे हमें किसी समूह का ज्ञान होता है तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात इसके नाम से ही इसके भेद के बारे में पता चलता है कि जहाँ भी समूह होगा, अर्थात एक से ज़्यादा लोग जहाँ पे होंगे वहाँ पे क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, मेरा परिवार कानपुर में रहता है, तो जाहिर सी बात है परिवार शब्द जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे कोई एक नहीं होगा बल्कि 2-4 लोग और भी होंगे। फिर है दूसरा एग्जाम्पल, दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ का मतलब ही है कि वहाँ पे एक नहीं और उससे ज़्यादा लोग होंगे। तो जहाँ जिस शब्द से हमें समूह का ज्ञान होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि विशेष में कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते हैं।
तो इस चीज़ का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, कभी कभी वचन में पूछा जाता है कि ये शब्द क्या है, एक वचन है या बहुवचन। जैसे मान लो सोना दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी द्रव्यवाचक हमारी संज्ञाएं होती है वो हमेशा एक वचन में होती है, क्योंकि हम इनकी काउंटिंग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर समूहवाचक संज्ञा के लिए इन्होंने बताया कि समूहवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में होता है, क्योंकि ये एक ही जात के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करती हैं। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि भले ही वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन वो एक ही जाति के होते हैं, अर्थात वो एक जाति का बोध कराता है एक इकाई के रूप में, इसीलिए हम उसको एक वचन में मानते हैं। जैसे यहाँ पे परिवार हुआ, तो परिवार में उस इनके कहने का मतलब ये है कि वो एक ही जात के लोग हैं और एक इकाई के रूप में, अर्थात परिवार का मतलब है कि वहाँ पे एक इकाई अर्थात एक ही चीज़ का बोध करा रहा है परिवार। तो इसीलिए यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि ये एक वचन में ही होंगे, ये बहुवचन में नहीं होंगे। भीड़ हो गया, ये भी एक वचन में आएगा। सभा हो गई या फिर गुच्छा हो गया, कक्षा हो गई। जैसे यहाँ पे गरिमा की कक्षा में 40 छात्राएं हैं, तो अर्थात वो एक कक्षा के बारे में बता रहे, इसलिए ये एक वचन में होगा। अंगूर का गुच्छा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, तो अर्थात यहाँ पे अंगूर का एक गुच्छा है, भले ही उस एक गुच्छे में कई सारे अंगूर हो, उससे मतलब नहीं है। तो वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि वो एक जाति के एक इकाई के रूप में बोध कराता है, इसीलिए वो क्या होता है, एक वचन में जाना जाता है। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।